हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे तीन मेन टाउन्स इंडिया के जो आज चेन्नई, कोलकाता और मुंबई कहलाते हैं वो बने। ठीक है, पहली बार वो कैसे बने ये हम दोस्तों इस लेक्चर में देखेंगे, तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। दिल्ली दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो पहले ही काफी कुछ डेवलप हो गया था ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। लेकिन आपको दिखेगा कि मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे इस टाइम में डेवलप होंगे। इस टाइम में मतलब 18वीं सदी कह सकते हो, या ऐसे कह सकते हो आप 17वीं, 18वीं, 19वीं सदी। ठीक है, थोड़ा सा अगर पिछले जाके हम करें अगर, तो तब से ही मतलब आप कह सकते हो कि 17वीं, 18वीं, 19वीं सदी इनमें ये टाउन्स मेनली डेवलप्ड हुए हैं। हाँ, 20वीं सदी में भी और डेवलप्ड हो गए, लेकिन तब उनकी फर्स्ट सेटअप हुई। तो देखते हैं दोस्तों, इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर में दोस्तों मेरा फोकस रहेगा सिर्फ मद्रास। हम नेक्स्ट लेक्चर में कलकत्ता देखेंगे, फिर बॉम्बे देखेंगे। तो चलिए बिगिन करते हैं। तो टॉपिक का जो नाम है वो है सेग्रीगेशन, टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, मतलब सेग्रीगेशन कैसे हुआ सिटी का, ब्लैक टाउन, व्हाइट टाउन, हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझा हुआ है। टाउन प्लानिंग कैसे करी अंग्रेजों ने, कि कैसे सिस्टम बनाना है, कौन कहाँ रहेगा, ड्रेनेज, ये वो है ना। आर्किटेक्चर क्या फॉलो करा, बिल्डिंग्स का स्टाइल है ना। मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे। So Madras, Kolkata, Bombay gradually developed into the biggest cities of colonial India, no doubt. Even आज भी biggest cities हैं, तब तो होंगे है ना। We have been examining some of the distinctive features of these cities in the preceding sections. Now we will look in detail at one characteristic for each city. तो हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे दोस्तों एक एक सिटी की। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सेटलमेंट एंड सेग्रीगेशन इन मद्रास। ठीक है, the company had first set up its trading activities in well-established port of Surat on the west coast. तो ये किसकी बात हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। सबसे पहले उसने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज गुजरात, सूरत में सेटअप करा था। नोट्स में लिख लीजिए। फिर उन्होंने कहाँ गए, ये देखिए सूरत कहाँ पर है। सूरत ईस्ट इंडिया है, वेस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया करेक्ट। तो अब उन्हें ईस्ट इंडिया में भी कहीं ना कहीं सेटअप करना था। क्यों? क्योंकि उन्हें टेक्सटाइल वहां पे ज्यादा मिलता था। और आपको पता होना चाहिए इस टाइम में, ये 17वीं सदी की बात करें, 17वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन में कपड़ों की कमी है और कपड़े जो है वो भारत से ही जाते हैं। तो ये डिमांड फुलफिल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, और उन्हें टेक्सटाइल चाहिए था। तो उन्होंने सूरत में तो सेटअप कर लिया, एक हो गया, और उन्हें चाहिए, इसके लिए वो ईस्ट इंडिया में सेटअप करेंगे। सब्सिक्वेंटली द सर्च फॉर टेक्सटाइल्स ब्रॉट ब्रिटिश मर्चेंट्स टू द ईस्ट कोस्ट। और 1639 में इन्होंने एक जगह ट्रेडिंग पोस्ट बनाई जिसका नाम था मद्रास पतम। आगे चल के दोस्तों यही बनेगा मद्रास। दिस सेटलमेंट वाज लोकली नोन एज चेनापत्तनम। राइट, देखिए नाम ऐसे आ रहे हैं। द कंपनी हैड परचेज द राइट ऑफ सेटलमेंट फ्रॉम द लोकल तेलुगु लॉर्ड्स नायक्स ऑफ कालाहस्ती। कभी ना कभी आपने ये पढ़ा होगा कि वहां के नायक्स थे ये दोस्तों। वहीं आप कह सकते हो कि विजयनगर हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, नहीं पढ़ा तो अच्छे से देख लो, मिस नहीं करना होगा। विजयनगर, राइट, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। विजयनगर के जो रूलर्स थे, कृष्णदेव राय एंड ऑल रूलर्स हमने देखे थे। उनके बाद आपको दिखेगा कि उनके साथ ही नायक हुआ करते थे, छोटे छोटे रूलर्स। लेकिन विजयनगर एम्पायर खत्म होने के बाद नायक, छोटे छोटे रूलर आपको हर जगह दिखेंगे। स्पेशली जब जहाँ पे मुगल्स स्ट्रांग नहीं होंगे वहां पे आपको नायक्स दिखेंगे। तो ये नायक्स ऑफ कालाहस्ती लिखा हुआ है, यही वर्ड यहाँ पे, कि वहां के नायक्स ने उन्हें ट्रेडिंग राइट दिए। ठीक है, तो नायक भले ही छोटे हो लेकिन उनकी पावर आप देख रहे हो कि राइट तो वो दे रहे हैं। कंपनी हैड परचेज द राइट्स ऑफ सेटलमेंट फ्रॉम द लोकल तेलुगु लॉर्ड्स। ठीक है, लोकल है, तेलुगु है, लॉर्ड्स है, और नायक्स ऑफ कालाहस्ती हु आर ईगर टू सपोर्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी इन द रीजन। हर राजा ये चाहता है, हर सरकार ये चाहती है कि इकोनॉमी फ्लरिश करे, इसके लिए ट्रेड बढ़ाना जरूरी होता है। यही फोकस था नायक्स ऑफ कालाहस्ती का। उन्होंने इसी बेसिस पे सेटअप करा, इसी बेसिस पे उन्होंने अलाउ करा कि हाँ जी आप यहाँ पे अपना सेटलमेंट बनाइए मद्रास पत्तनम में। ठीक है, राइवलरी शुरू हुई 1746 से लेके 1663 तक। 1746 से 63 इनको ये थ्री बैटल्स हुई थी दोस्तों कार्नेटिक की। सुना होना चाहिए आपने, कार्नेटिक की स्पेलिंग गलत हो गई। स्पेलिंग बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए वरना तो काम बिगड़ जाता है ना अच्छा खासा। कार्नेटिक, थ्री वॉर्स ऑफ कार्नेटिक हुई, किसके बीच हुई, अंग्रेजों और फ्रांस के बीच। फाइनली अंग्रेज जो थे वो निकल के आए थे। फ्रांस बड़ा ही मतलब शुरुआत जब हुई थी तो ऐसा लग रहा था फ्रांस जीत जाएगा, ड्यूप्लेक्स उनके लीडर हुआ करते थे, लेकिन फ्रांस ओवरऑल वीक था। ठीक है,
ड्यू टू मैनी रीजंस, वो यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो फ्रांस आपको दिखेगा हारेगा। 3 बैटल्स ऑफ कार्नेटिक होंगी, उसके बाद नाम और निशान मिट जाएगा फ्रांस का, नाम और निशान मिट जाएगा। वैसे मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, नाम और निशान मिट जाएगा। इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि अगली बार फ्रांस इंडिया पे नजर नहीं मारेंगे, ये कहने का मतलब है। वरना नाम और निशान तो नहीं मिटा। इसके बाद भी पुडुचेरी जो आपने जगह सुनी होगी, इवन आज भी वहां विजिट करोगे तो आपको फ्रांस का इम्पैक्ट दिखता है। तो फ्रांस वहां पे आपको दिखेगा कि पुडुचेरी या पौंडीचेरी जो नाम था पहले, वहां पे आपको दिखेगा फ्रांस रहेंगे। लेकिन उनकी वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब से नजर नहीं मारेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि 3 बैटल्स ऑफ कार्नेटिक के बाद, ठीक है, नेपोलियन आएंगे, ट्राई करेंगे, चीजें सोचेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, ठीक है। 3 बैटल्स ऑफ कार्नेटिक जो 63 में खत्म हुई, खत्म हो गया मामला फ्रांस का। ब्रिटिश अनडिस्प्यूटेड यूरोपियन रूलर हो गए। मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर कोई यूरोप से रूलर बनेगा तो ब्रिटेन बनेगा, और कोई नहीं बनेगा। या तो इंडियंस बनेंगे या ब्रिटेन बनेंगे। तो इंडियंस के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इंडियंस हारे। इंडियंस मतलब, इंडियंस आप बोलोगे इंडियंस क्या होता है सर, ये क्या बोल रहे हो? इंडियंस मतलब मराठास के पास अपॉर्चुनिटी थी, मुगल्स के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, पंजाब में रंजीत सिंह साहब के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, टीपू सुल्तान के पास भी अपॉर्चुनिटी थी। अपॉर्चुनिटी तो सबके पास थी, लेकिन कोई भी कैप्चर नहीं कर पाया। बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो लग रही थी कि भारत का अगला रूलर कौन बनेगा आफ्टर मुगल्स, वो थे मराठा। लेकिन 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में ये डिसाइड हो गया कि मराठा जो है वो इंडिया के, जो ओवरऑल इंडिया है ना, मतलब आप ज्योग्राफिकल मैप देखते हो, उसके रूलर्स नहीं बनेंगे। ये डिसाइड हो गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। फिर अंग्रेजों ने धीरे धीरे स्ट्रेटजी और अपनी बेस्ट लीडरशिप दिखाई और पूरे भारत को कब्जा कर लिया। तो राइवलरी हुई 1746 से लेकर 63 विद द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लेड ब्रिटिश टू फोर्टिफाई मद्रास एंड गिव देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्रीज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो राइवलरी चली बहुत सालों तक, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। तो तो ये जो आपको मद्रास है, इसको फोर्टिफाई कर दिया उन्होंने, किला बना दिया, ठीक है। तो अभी एक नाम भी आएगा जिसका हम देखेंगे, फोर्ट सेंट जॉर्ज, अच्छे से बनाया, आज भी आप विजिट कर सकते हो, मरीना बीच के पास है। विद द डिफीट ऑफ फ्रेंच इन 1761 मद्रास बिकेम मोर सिक्योर एंड बिगेन टू ग्रो इनटू एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। यहाँ से आपको दिखेगा कि मद्रास बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा, ठीक है। इट वॉज हियर दैट द सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश एंड द सबऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ द इंडियन मर्चेंट्स वाज मोस्ट अपेरेंट। क्लियर हो गया था कि ब्रिटिशर्स बहुत सुपीरियर हैं, नॉट जस्ट विद इंडियंस but against French also. So Fort St. George became the nucleus of the White Town and where most of the Europeans lived. तो देखिए, नॉट जस्ट इंग्लिश बट ब्रिटिशर्स, नॉट जस्ट इंग्लिश बट पूरे यूरोपियंस आपको दिखेगा फोर्ट सेंट जॉर्ज के एरिया के इन एंड अराउंड, राइट। थोड़ा सा मैं रीड फास्ट करूंगा। Walls and bastions made this a distinctive enclave. Color and religion determined who was allowed to live within the fort. तो अगर आप गोरे हो, आप क्रिश्चियन हो, तो आप फोर्ट के अंदर रहोगे, अदरवाइज बाहर रहिए। द कंपनी डिड नॉट परमिट एनी मैरिजेस विद इंडियंस। तो अगर आप मतलब वही अगेन बैकवर्ड लुकिंग चीजें थी कि मैरिजेस वगैरह अलाउड है ही नहीं, ठीक है। अदर देन इंग्लिश, डच एंड पोर्चुगीज वर अलाउड टू स्टे बिकॉज दे वर यूरोपियन एंड क्रिश्चियन। जो मैंने आपको बताया था, व्हाइट होने चाहिए, व्हाइट चमड़ी होनी चाहिए आपकी, और गोरे होने चाहिए। व्हाइट चमड़ी गोरे एक ही बात है, और क्रिश्चियन होने चाहिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम्स आल्सो फेवर्ड द व्हाइट पॉपुलेशन। तो दोस्तों वो जीते, तो नॉट जस्ट इकोनॉमी बट पॉलिटी, जुडिशरी सब अपने हाथ में ली उन्होंने, अंग्रेजों ने। Despite being few in number, the Europeans were the rulers and the development of Madras followed the needs and the convenience of the minority whites in the town. तो अभी जो आपको देखिएगा पूरा का पूरा डेवलपमेंट होगा मद्रास का, वो ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स ऑफ यूरोपियंस होगा, ठीक है। ब्लैक टाउन भी बना इसके साथ। ब्लैक टाउन आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि व्हाइट टाउन में अंग्रेज रहेंगे, ब्लैक टाउन में इंडियंस रहेंगे। अब ये मैं बता चुका हूँ, ब्लैक टाउन का मतलब ये नहीं है बिल्कुल ही वहाँ पे गरीब लोग रहेंगे, ठीक है। इवन बस आप इंडियंस होने चाहिए, तो इंडियंस वहां पे रहेंगे, गरीब अमीर सब आपको दिखेगा, ठीक है। ब्लैक टाउन कहाँ डेवलप हुआ? आउटसाइड द फोर्ट। फोर्ट के इनसाइड तो अलाउड ही नहीं है। इट वाज लेड आउट इन स्ट्रेट लाइंस, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉलोनियल टाउन्स। स्ट्रेट लाइन में बना, ठीक है, लेकिन मिड 1700 में डिमोलिश कर दिया गया एंड एरिया वाज क्लियर फॉर अ सिक्योरिटी जोन अराउंड द फोर्ट। तो अंग्रेज बड़े घबराए रहते थे इंडिया में, है ना, आप समझ ही सकते हो, माइनॉरिटी में ये वो है ना। तो जहां पे वो रहते थे उसका आसपास का एरिया उन्होंने क्लीन कर दिया, अभी हम फोटो में भी देखेंगे। और न्यू ब्लैक टाउन बना further to the north. This housed weavers, artisans, middlemen and interpreters who played a vital role in the company trade. तो आपको देखिए ब्लैक टाउन में काफी सारे इंडियंस रह रहे हैं। ये देखो दोस्तों, ये रहा आपका ब्लैक टाउन, ठीक है। गोला, सॉरी, ये रहा गोला गोला जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, फोटो वैसे अच्छी नहीं है, लेकिन
आप यहाँ पे देखें तो ये फोर्ट लिखा है, यहाँ जॉर्ज लिखा है, आप विजिट कर सकते हो, ठीक है इसे। और आपको दिखेगा कि यहाँ पे लिखा है व्हाइट टाउन अराउंड फोर्ट सेंट जॉर्ज इज ऑन द लेफ्ट, तो ये व्हाइट टाउन है दोस्तों। और ये आपको ब्लैक टाउन दिख रहा है, द ओल्ड ब्लैक टाउन इज ऑन द राइट। फोर्ट सेंट जॉर्ज इज मार्क्ड विद अ सर्कल, नोटिस हाउ द ब्लैक टाउन वाज लेड आउट, तो स्ट्रेट लाइंस में लेड डाउन किया गया था। ठीक है दोस्तों, साथ में बीच है, ये आप जा सकते हैं, मरीना बीच है ना, वो जो शायद चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, चिन्ना स्वामी आई थिंक स्टेडियम है ना, जो क्रिकेट के मैचेस भी होते हैं। चिदम्बरम तो शायद बेंगलोर में है, तो वो भी आपको पास में दिखेगा, बड़ी हैपनिंग जगह है, फिल्टर कॉफी भी पीना। यहाँ देखो ये पोजीशन है फोर्ट सेंट जॉर्ज की, आज भी आप जाओगे तो थोड़ा सा आपको ऐसा दिखेगा, घंटे घंटे दिखेंगे। मैंने भी विजिट करा था, काफी इंप्रेसिव था, आराम से पढ़ पढ़ा के आना, अच्छा टाइम स्पेंड करना है एज हिस्ट्री स्टूडेंट। तो पार्ट ऑफ द ब्लैक टाउन मद्रास बाय थॉमस एंड विलियम डैनियल, इन दोनों के नाम बहुत आ रहे हैं, बड़ी बड़ा अच्छा इन्होंने काम करा, फोटो वोटो बना के हम पढ़ पा रहे हैं। बेस्ड ऑन अ ड्राइंग बाय डैनियल पब्लिश्ड इन ओरिएंटल सीनरी 1798, ओल्ड ब्लैक टाउन वाज डिमोलिश्ड टू क्रिएट द ओपन स्पेस यू सी इन दिस पिक्चर, तो ये दिख रहा है यहाँ ओल्ड ब्लैक टाउन था, ये साफ कर दिया ये एरिया और सिक्योर हो गई ये जगह, ठीक है। Originally cleared as a line of fire, the open ground was later maintained as a green area, तो ये green area की तरह maintain किया गया। On the horizon you can see part of the new black town that came up at a distance from the फोर्ट, तो आपको दिखेगा कि कुछ कुछ न्यू टाउन ब्लैक टाउन भी बन रहा है। एंड ये आपकी फोटो हो गई और यहाँ पे लोग जा रहे हैं, ठीक है, इंडियंस ही। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड होता है तमिल में पेट, इसका मतलब होता है सेटलमेंट। एक और वर्ड होता है पुरम, उसका मतलब होता है विलेज। पुरम तो आपने मेडिवल इंडिया में भी पढ़ा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इन चीजों में, ये चीज जब हमें समझ में आ गई है, अब हम पढ़ेंगे ये जो चीजें दे रखी हैं यहाँ पे, ठीक है। न्यू ब्लैक टाउन जो बना अभी दोस्तों, इट रिसेंबल ट्रेडिशनल इंडियन टाउन्स with living quarters built around its own temple and bazaar। तो जैसा आपने हिस्ट्री में पढ़ते हुए आए हैं, टेम्पल, बाजार, उसके आसपास बड़े बड़े घर है ना, वही आपको दिखेगा। वैसे ही आपका न्यू ब्लैक टाउन पड़ा। ऑन द नैरो लेन्स दैट क्रिस क्रॉस द टाउनशिप देयर वर डिस्टिंक्ट कास्ट स्पेसिफिक नेबरहुड्स, तो इंडियंस की तो आदत है ना कास्ट स्पेसिफिक नेबरहुड्स बनाने की, मतलब आप समझ ही सकते हो इस चीज में हम पीछे हैं ही, कि कास्ट पे पड़े रहते हैं। तो आपको देखिए कास्ट स्पेसिफिक नेबरहुड्स बनेंगे, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे वो रहेगा, है ना। चिंता ड्रिपेट, तो पेट वर्ड आया है दोस्तों, ठीक है, जो अभी हमने जिसका मैंने देखा, वाज एन एरिया मेंट फॉर वीवर्स, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, एग्जांपल दे देना, एग्जांपल जो जो आपको याद रहे। चिंता, चिंतामणि से याद कर लेना, ड्रिपेट, पेट मतलब सेटलमेंट। ऐसी वॉशर मैन पेट वाज अ कॉलोनी ऑफ ड्रायर्स एंड ब्लीचर्स ऑफ क्लोथ। ऐसे आपको रोयापुरम, रोयापुरम शायद आपको याद ही रहेगा, विलेज, पुरम का मतलब विलेज, वाज अ सेटलमेंट फॉर क्रिश्चियन बोटमैन हु वर्क फॉर द कंपनी, ठीक है। Madras developed by incorporating innumerable surrounding villages and by creating opportunities and spaces for a variety of communities। जैसे cities बनते हैं वैसे ये बना, आसपास के villages को खा गए और मद्रास city बना। Several different communities came and settled in Madras, performing a range of economic functions। The Dubashis were Indians who speak two languages, एक तो local language बोल देते हैं English, local language तमिल तेलुगु या and साथ साथ English। They worked as agents and merchants, acting as intermediaries between Indian society and the British। बड़े अमीर लोग होते थे ये, है ना। They used their privileged position in government to acquire wealth। Their powerful position in society was established by their charitable works and patronage of temples in the Black Town। तो दोस्तों ये अमीर लोग थे, है ना। अमीर मतलब इंडियंस भी हैं और अमीर भी हैं, तो ये चीजें भी आपको दिखेंगी यहाँ पे। जो इंटरमीडिएरीज की तरह काम करते थे, अंग्रेजों से काफी मदद मिली इन्हें, ठीक है। और चीजें देखते हैं दोस्तों, आई होप आपको लेक्चर में मजा आ रहा होगा। इनिशियली जॉब्स विद द कंपनी जो थी वो मोनोपोलाइज थी एक ही कम्युनिटी बाय विलालास, ठीक है। जो विलालास हुआ करते थे ना मेडिवल इंडिया में, वही है। A rural caste who took advantage of the new opportunities provided by the British rule। सबसे बेस्ट तरीका है अपॉर्चुनिटी गेन करने का कि अंग्रेजी बोलना सीख लो और आगे बढ़ जाओ। With the spread of English education in the 19th centuries, Brahmins started competing for similar positions in the administration। तो ब्राह्मण्स भी आपको दिखेगा कि आगे निकलेंगे, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में नहीं बल्कि इंग्लिश अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, एजुकेशन लेंगे, ठीक है। ऐसे ही तेलुगु कोमातीज वर अ पावरफुल कम्युनिटी दैट कंट्रोल द ग्रेन ट्रेड इन द सिटी, ठीक है। ग्रेन ट्रेड, तो आपको दिख रहा है कि कास्ट बेसिस पे चीजें डिवाइडेड है। गुजराती बैंकर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे सिंस द 18th सेंचुरी, और देखो आज भी अच्छी चीजें, गुजराती बैंकर्स वगैरह आज भी चल रहे हैं वहाँ के। मतलब छोटे मोटे बैंक्स आपने सुने होंगे, अब तो थोड़ा कम होता जा रहा है वैसे, कोऑपरेटिव बैंक ये वो है ना, वहाँ काफी ज्यादा थे, हिस्टोरिकली स्ट्रांग है। प्रेयर्स एंड वन ईयर्स फॉर्म द लेबरिंग पुअर। जी नाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बार बार नोट्स में लिखो, स्पेलिंग सीख जाओगे। ऐसे नवाब ऑफ ऑरकॉट सेटल्ड इन नियर बाय ट्रिप्लिकेन विच बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ अ सब्सटेंशियल मुस्लिम सेटलमेंट। तो ये नवाब ऑफ ऑरकॉट
ये आसपास रहते हैं और यहाँ पे आपको दिखेगा कि मुसलमान भी रहे। Mylapore and Triplicane were earlier Hindu religious centers that supported a large group of Brahmins, but यहाँ पे अब आपको दिखेगा मुस्लिम्स भी दिखेंगे। Saint Thom with its cathedral was the center of all Roman Catholics। तो आप देख रहे हो सब कम्युनिटीज रह रही हैं। तो ये आप एग्जांपल में लिख सकते हो, ऑल कम्युनिटीज लिव इन हार्मनी, ऐसे करके वर्ड्स लिख के आना। ऑल दी सेटलमेंट्स बिकेम पार्ट ऑफ द मद्रास सिटी, ये सब मिलकर मद्रास सिटी आपका बना जो आज है। Thus the incorporation of many villages became Madras। Thus, the incorporation of many villages made Madras a city of wide expanse and low diversity। तो बहुत बड़ा और लो डेंसिटी, लो डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन लिमिटेड है, एरिया ज्यादा है, ठीक है। दिस वाज नोटिस बाय यूरोपियन ट्रेवलर्स एंड कमेंटेड ऑन बाय ऑफिशियल्स। तो ये बातें सारी यूरोपियंस ने भी लिखी। ये गार्डन हाउस है दोस्तों, ऑन पोन पोनामली रोड, ठीक है दोस्तों। एक फोटो दे रखी है। आगे बढ़ते हैं हम एंड पे, ठीक है। एंड ही आ गया अब तो लेक्चर का। तो आई होप आपको मजा आया। मद्रास कैसे बना, मल्टीपल विलेजेस से, मल्टीपल रिलीजियस, मल्टीपल कम्युनिटीज, है ना। तो ये सब मिलके बना। एज द ब्रिटिश कंसोलिडेटेड देयर पावर, रेसिडेंट यूरोपियंस बिगेन टू मूव आउट ऑफ द फोर्ट। तो जब ब्रिटिश की पावर स्ट्रांग हुई, तुम फोर्ट से बाहर निकल सकते थे। फोर्ट के अंदर रहने का ये पर्पज है कि बाहर खतरा है, लेकिन हर जगह जब ब्रिटिशर्स का झंडा फहराने लगा तो खतरा वो कम होने लगा, है ना। गार्डन हाउसेस वर फर्स्ट स्टार्टेड कमिंग अप अलोंग द टू मेन आर्टरीज, माउंट रोड एंड पूनामली रोड, जो हमने देखा, लीडिंग फ्रॉम द फोर्ट टू द कैंटनमेंट। तो ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस ने सोचा और भी जगह रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, क्यों हम सिर्फ फोर्ट में रहे, है ना। wealthy Indians too started to live like the English। तो ये तो है ही, इंग्लिश की तरह फॉलो करो। As a result, many new suburbs were created from existing villages around the core of Madras। देखिए मद्रास डेवलप होता जा रहा है ना। This was of course possible because the wealthy could afford transport। जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्राम चलना शुरू हो रही है, बसेस, है ना, घोड़ा गाड़ी। द पुअर सेटल इन विलेजेस दैट वर क्लोज टू देयर प्लेस ऑफ वर्क। क्योंकि पुअर जो है उनके पास पैसा नहीं है ट्रेवल करने के लिए, तो क्लोज ऑफ वर्क रहना जरूरी है, जो आज भी ट्रू है ना। दिस ग्रेजुअल अर्बनाइजेशन ऑफ द मद्रास meant that the areas between these villages were brought within the city। तो देखिए ये आसपास के विलेजेस मद्रास में मर्ज कैसे हो रहे हैं, देख रहे हो ना आप ये चीजें। तो ये आप सब हेडिंग जब बना रहे हो तो ये बना सकते हो कि villages getting submerged into city। एज अ रिजल्ट मद्रास हैड अ सेमी रूरल एयर अबाउट इट। तो जो है बात है ना, अब वो, अब आप वहाँ मद्रास में बात करोगे लोगों से तो वो बताएंगे कि हाँ जी ये पहले हुआ करते थे रूरल एरियाज, लेकिन अब देखिए कितने बढ़िया डेवलप हो चुके हैं। तो ये रूरल सिटी एक वर्ड यूज किया गया क्योंकि रूरल एरिया से सिटी बना है। तो क्या मद्रास एक रूरल सिटी है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, यस, ठीक है ना। आई होप आप इसका आंसर लिख सकते हो। रीड द एक्सर्ट फ्रॉम ऑन मद्रास फ्रॉम द इंपीरियल गैजेटियर 1908 में जो छपा। Better European residences are built in the midst of compounds which almost attain the dignity of parks, and rice fields frequently wind in and out between these in almost rural fashion। तो बड़े बड़े घर, बड़े बड़े गार्डन, है ना, ये सब पॉसिबिलिटी तभी है जब आप आसपास के विलेजेस में अपने बड़े बड़े घर बनाइए, क्योंकि सिटी में हमेशा कंजेशन रहता है। Even in the most thickly peopled native quarters such as Blacktown and Triplicane, there is little of the crowding found in many other towns। Even in the most thickly peopled native quarters such as Blacktown and Triplicane, there is little of the crowding found in many other towns। So statements in reports often express the ideas of the reporter. What kind of an urban space is the reporter celebrating in the statement, and what is kind is he is demeaning? Would you agree with these ideas? तो इसके बारे में आप पढ़ो। आपको क्या लगता है कि जो आपको रिपोर्टर बता रहे हैं कि इससे ये रिपोर्ट है, मतलब ठीक है ना, ये रिपोर्ट में कि व्हाट काइंड ऑफ एन अर्बन स्पेस इज द रिपोर्टर सेलिब्रेटिंग, वो किसकी तारीफ कर रहा है एंड किसकी बुराई कर रहा है, क्या उसके आइडिया से आप हेल्प करते हो, मतलब एग्री करते हो। Even in the most thickly, even in the most thickly peopled native quarters such as Blacktown and Triplicane, there is little of the crowding found in many other towns। तो आपको ये सब चीजें दिखती हैं और बेटर यूरोपियन हाउसेज जो है वो आपके बनते हुए दिखेंगे, विच ऑलमोस्ट अटेन द डिग्निटी ऑफ पार्क। तो देख रहे हो इतने बड़े बड़े हाउसेज की पार्क जितने बड़े। तो ये एक चीज दी गई है, इससे आपको नॉलेज पता चलती है कि आपके न्यू न्यू सिटीज कैसे बन रहे हैं। बड़े बड़े घर होते हैं ना, आईएएस आईपीएस के भी घर, वैसे आपको दिखेगा कि इतने बड़े बड़े घर हैं, है ना। तो क्या ये रूरल सिटी है या नहीं, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। आई होप इसका आंसर आप दे पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि कलकत्ता की टाउन प्लानिंग कैसे हुई, फिर बॉम्बे की बात करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।